हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द अकाउंट वाला यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम आपसे बोले थे कि साइंस का जो है अपना सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 2 हम सेट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपके सामने साइंस का तीसरा सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में प्रॉबिलिटी है कि वो मिल सकता है। ठीक है, तो इसको भी आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन में, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता, हम भी पहली बार देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन मेरे पास है। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास दिया हुआ है कहता है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, कह रहा है कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता का मतलब क्या होता है? मशरूम। किसी को यदि गोबर छत्ता नहीं समझ आ रहा होगा तो गांव देहात का जो भी व्यक्ति होगा वो आसानी से गोबर छत्ता देखा होगा। जब वर्षा उर्षा का मौसम रहता है तो गोबर उबर का जो ढेर रहता है, कूड़ा कचरा का ढेर उस ढेर के ऊपर वाइट कलर का फिर या किसी और कलर का जो होता है वो छाता जैसे एक वृक्ष जैसे इतना छोटा छोटा छाता जैसे क्या होता है वो जंगल झाड़ में या फिर गोबर उबर पे कूड़ा कचरा के ढेर पे जो होता है ये उत्पन्न होता है। क्लियर? तो उसको हम मशरूम बोलते हैं। क्लियर? अब वो खाने वाला मशरूम अलग होता है ये मशरूम थोड़ा जो होता है ना वो जहरीला होता है। ये मशरूम जो सरागला चीज़ों पे जो पनपता है उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। खाने वाला मशरूम अलग किस्म का होता है। ठीक है, तो यहाँ हम खाने वाला मशरूम की बात नहीं कर रहे हैं। तो अपनों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो गोबर छत्ता है ये क्या है? मृतजीवी है, स्वपोषी है, एक शैवाल है और परजीवी है, क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो गोबर छत्ता है जो ये एक मशरूम है, एक तरह का क्या है, ये एक तरह का जो होता है ना इसमें मृतजीवी पोषण होता है। कौन सा पोषण? मृतजीवी। मतलब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो गोबर छत्ता होता है इसमें किस तरह का पोषण होता है। क्लियर? तो गोबर छत्ता में जो पोषण की जो विधि होती है वो कौन सी होती है? मृतजीवी होती है। क्योंकि ये जो गोबर छत्ता जो होता है ना, गोबर छत्ता, इसमें प्रकाश संश्लेषण की गुण नहीं होती है। मतलब गोबर छत्ता में प्रकाश संश्लेषण की गुण नहीं होती है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि गोबर छत्ता जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। गोबर छत्ता में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो गोबर छत्ता में क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण ये अपने भोजन के लिए, अपने पोषक तत्वों के लिए सड़े गले या मरे चीज़ों पे क्या करता है? निर्भर करता है। तो सड़े गले मरे हुए चीज़ों से ये अपना क्या करता है? पोषक तत्व प्राप्त करता है। क्लियर? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब मरा हुआ चीज़ पे, सड़ा गला चीज़ों से ये अपना क्या करता है? पोषक तत्व को लेता है और अपना विकास वृद्धि ग्रो करता है। क्लियर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मृतजीवी। परजीवी किसको बोलते हैं? तो परजीवी उसको बोलते हैं जो पोषण के लिए, जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पे क्या करता हो? निर्भर करता हो, डिपेंड करता हो। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे परजीवी। हम लोग भी एक तरह का क्या है? हम लोग भी एक तरह का, ये परजीवी क्या होता है कि अपने भोजन के लिए क्या करता है? किसी दूसरे जंतु पे, जीव जंतु पे निर्भर करता है। तो परजीवी में पैरासाइट का बात करें तो मच्छर भी एक तरह का क्या है? परजीवी है। मच्छर आता है हमारे बॉडी से या किसी आदमी के बॉडी से क्या करता है? ब्लड को सक कर लेता है, खून लेकर के खून को चूस करके चले जाता है। तो मच्छर को जो पोषण मिलता है वो हमारे ब्लड से मिलता है। क्लियर? तो परजीवी उसको बोलते हैं जो अपना पोषण किसी दूसरे जीव जंतु से प्राप्त करता हो, वो भी एक क्या है? परजीवी है। इसके अलावे मच्छर के अलावे खटमल भी एक परजीवी होता है। क्लियर? जो जू होता है बाल में, अब तो किसी के बाल में जू नहीं होता है क्योंकि बढ़िया बढ़िया शैम्पू वम्पू आ गया है। क्लियर? तो जिसके कारण से क्या होता है आजकल जू की समस्या नहीं होता था। लेकिन पहले जो था, जब इतना केमिकल्स बाजार में नहीं था, इतना वैरायटी का शैम्पू नहीं था, कंडीशनर नहीं था। क्लियर? तो कंडीशनर नहीं होने के कारण जो था पहले ज़्यादा बाल साफ नहीं होता था। तो हमारे बाल में क्या होता था? जू होता था। और वो जू क्या करता था कि हमारे बॉडी से वो अपना पोषक तत्व प्राप्त करता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से पोषक तत्व प्राप्त करने करके वो जू बहुत बड़ा बड़ा हो जाता था। क्लियर? और अभी हमको एक बात याद आ रहा है, थोड़ा शेयर कर लेते हैं। बच्चा में जो था ना, रविवार का दिन बच्चा का इसी में गुजर जाता था कि क्योंकि रविवार का दिन तो स्कूल होता नहीं था, बच्चा छुट्टी पे घर पे बैठा रहता था और मम्मी का एक ही काम रहता था कि बच्चा को पकड़ के क्या करे? उसके बाल से क्या निकाले? जू निकालते रहे। क्लियर? अब तो न बाल में जू है और न वो पल मिल पाता है कि माँ के पास बैठे और माँ बाल को सहलावे और जू को खोजे।
वो भी क्या दिन था, ठीक है। तो ये गोबर छत्ता अपना एक हो गया मृत जीवी। परजीवी समझ गए, जो अपने पोषण के लिए क्या करे, दूसरे जीव पे क्या करे, निर्भर करे। जैसे बात कर चुके हैं मॉस्क्यूटो, मच्छर हो गया अपना, इसके अलावा खटमल हो गया, क्लियर, जू हो गया, ये सारा। इसके अलावा अपना आता है स्वपोषी। स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, स्व का मतलब स्वयं मतलब सेल्फ, स्व का मतलब स्वयं मतलब सेल्फ, क्लियर, सेल्फ। अब स्वपोषी का मतलब होता है कि वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन खुद बनाता हो, क्लियर, जो अपना भोजन खुद बनाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी। और स्वपोषी का बात करें तो स्वपोषी में जो होता है हरा पेड़ पौधा का बारे में बात करें, हरा जो पेड़ पौधा होता है वो क्या होता है बाबू, ये स्वपोषी होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना भोजन स्वतः बना लेता हो, क्लियर, जो किसी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहता, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं, क्लियर। जिंदगी में भी क्या करना चाहिए, किसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि खुद जो चीज़ ज़रूरत है, अपने ज़रूरत का चीज़ है, उसको हम खुद कहीं से पूरा कर सके, क्लियर। तो स्वपोषी समझ गए। अब एक होता है शैवाल। क्या होता है, शैवाल। ये जो होता है ये भी एक स्वपोषी होता है, क्लियर। शैवाल भी एक क्या है, स्वपोषी है। क्यों, क्योंकि शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही शैवाल क्या होता है, स्वपोषी होता है। गोबर छत्ता एक तरह का कवक है, गोबर छत्ता एक तरह का क्या है, कवक। गोबर छत्ता जो है बाबू एक तरह का कवक है, और इसको बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं, फंगस, फंगस। ये गोबर छत्ता जो है बाबू ये क्या है, एक तरह का कवक होता है। ये गोबर छत्ता जो है एक तरह का कवक होता है, और इसको क्या बोलते हैं, फंगस, क्लियर। लेकिन हम शैवाल का बात करें, शैवाल का बात करें, क्लियर, तो ये जो होता है ये स्वपोषी होता है। ये क्या होता है, स्वपोषी। मतलब शैवाल के पास जो होता है क्लोरोफिल उपस्थित है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो शैवाल के पास जो है बाबू, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। ये एल्गा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्गा, ठीक है। तो ये एल्गा में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए एल्गा क्या होता है, स्वपोषी होता है। जबकि हम कवक का बात करें, गोबर छत्ता जो है एक तरह का कवक होता है, क्लियर। और ये जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसमें जो होता है बाबू क्लोरोफिल, इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लियर। तो ये बात याद रखना है कि कवक जो होता है, कवक, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ही कवक क्या होता है, एक मृत जीवी होता है। ये अपना जो पोषण होता है, अपना जो भोजन होता है, ये सड़े गले मृत मरा हुआ जीव जंतु से क्या करता है, अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको समझ आ गया होगा कि कवक क्या है, शैवाल क्या होता है। स्वपोषी में पेड़, हरा पेड़ पौधा जो है उसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो हरा पेड़ पौधा सूरज की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर की, पानी की, जल की उपस्थिति में क्या करता है, वो अपना भोजन बनाता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसी विधि को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो जितना भी स्वपोषी जीव जंतुएं हैं, क्लियर, जितना भी स्वपोषी पौधे हैं, क्लियर, वो क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन को बना लेते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी, क्लियर। तो उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। ओजोन का आणविक का मतलब क्या होता है, आणविक का मतलब होता है केमिकल फार्मूला या मोलिक्यूलर फार्मूला, आप लिख लो। आणविक का मतलब क्या हो जाएगा, मोलिक्यूलर फार्मूला। मतलब इसका मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, आणविक सूत्र का मतलब होता है मोलिक्यूलर फार्मूला। जो ओजोन होता है बाबू, ओजोन, ये जो ओजोन है, ओजोन, क्लियर। तो ये ओजोन का जो होता है, पूछ रहा है कि आणविक सूत्र क्या है। तो ओजोन का आणविक सूत्र का बात करें तो ये ऑक्सीजन के तीन एटम से मिलकर बना होता है, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिल करके
इसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिल करके ओजोन का एक अणु बनाया है। कितना अणु? एक अणु। ये बाबू एक अणु है। क्या है ये? जो है ये एक अणु है। ये एक क्या है? ये ऑक्सीजन का एक अणु है। लेकिन इसमें कितना परमाणु है? तो इसमें परमाणु का बात करें तो ऑक्सीजन का इसमें 3 परमाणु है। कितना परमाणु है बाबू? 3। ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिलकर के क्या बना है? ओजोन का एक अणु बना है। एक अणु किसका बना है? एक अणु बना है ओजोन का। एक अणु ओजोन का। क्लियर? एक अणु जो है वो बाबू किसका है? ओजोन का। क्लियर? ये ओजोन का क्या है? एक अणु है। क्लियर? तो ऑक्सीजन का 3 एटम मिल करके, इसका मतलब ऑक्सीजन का 3 परमाणु आपस में मिल करके क्या बनाया? ओजोन का एक अणु बनाया। तो अपना जो ओजोन का आणविक सूत्र होगा ये क्या होगा? ओजोन में। क्लियर? अब हम समझ लेते हैं कि ओजोन होता क्या है। तो ये क्या होता है कि समताप मंडल में, आपको पता है कि वायुमंडल का 5 परत होता है, उसमें एक है समताप मंडल। कौन सा मंडल? ये जो अपना समताप मंडल है, समताप मंडल। क्लियर? ये जो अपना समताप मंडल है, तो समताप मंडल में यही ओजोन का एक लेयर होता है। लेयर मतलब सतह। ठीक है? अब ये इसलिए होता है ताकि क्या करता है कि मान लो, इधर हम समझाते हैं। ठीक है? इधर थोड़ा समझा दीजिए। तो ये जो है अपना बाबू क्या है? समताप मंडल। ये अपना हो गया समताप मंडल। क्योंकि हमको पता है कि जो ओजोन की परत होती है वो कहाँ होती है? समताप मंडल में। तो मान लो कि ओजोन का परत कहाँ है? तो समताप मंडल में। किस मंडल में है? ओजोन का जो परत है बाबू वो है समताप मंडल में। ओजोन की परत अपना है समताप मंडल में। क्लियर? अब मान लो ये है ओजोन लेयर। क्या है? ओजोन लेयर। अब मान लो ये अपना है धरती। क्या है? पृथ्वी। ये अपना है धरती, धरती की सतह। ठीक है? ये अपना आ गया धरती की सतह। ठीक है? अब ये अपना है धरती की सतह। ठीक है? तो धरती की सतह से ये जो है अपना ये ओजोन लेयर है। कौन सा लेयर? ये अपना है ओजोन लेयर। धरती के सतह से 15 से 30 किलोमीटर, दिखाई नहीं दे रहा होगा ब्लू कलर का, कोई बात नहीं। धरती के 15 या से 30 किलोमीटर तक, 15 से 30 किलोमीटर तक, ये या है क्या? और जिसको बोलते हैं, नहीं समझ आ रहा होगा तो लिख देते हैं। 15 से 30 किलोमीटर तक। क्लियर? मतलब धरती के सतह से 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का जो अपना क्षेत्र है वहाँ क्या होता है? ये ओजोन क्या है? परत है। ये क्या है बाबू? ये ओजोन परत है। ये कौन सा परत है? तो ये जो है अपना बाबू ये है ओजोन परत। ये क्या है? ओजोन परत। कौन सा परत? ये अपना है ओजोन परत। क्या है? ये ओजोन परत है। क्लियर? अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या है कि यहाँ से ये जो अपना सूर्य है, ये क्या है बाबू? ये अपना जो सूर्य है, सन है। ठीक है? अब इससे जो है प्रकाश आएगी। इससे क्या आएगी? प्रकाश आएगी। अब एक बात समझने वाला है कि ये सन से आने वाली प्रकाश, ये सूर्य से जो प्रकाश आ रही है धरती पे, वो सारे प्रकाश मतलब प्रकाश की सारे किरणें, क्योंकि इसमें बहुत सारा होगा। क्लियर? बहुत सारा जो होगा पराबैंगनी किरणें होगी, बहुत सारा खतरनाक टॉक्सिक या बहुत सारा एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जा वाला जो होगा किरण होगा, जिसको आदमी पेड़ पौधा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्लियर? एक लिमिट तक ही, एक सीमा तक ही क्या कर सकते हैं हम? उष्मा को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्लियर? तो लेकिन प्रकाश तो जो है असंख्य उष्मा का स्रोत है, इसमें बहुत ज़्यादा उष्मा है, बहुत ज़्यादा हीट है। क्लियर? हम सीधे आँख से जब सूर्य उगा हुआ हो, जब सूर्य अपना एकदम चमक रहा होता है, तो सूर्य को हम क्या कर सकते हैं? नग्न आँखों से देख नहीं सकते। क्लियर? देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब चांद रात की उगती है, चांद एकदम मस्त जैसे दिखती रहती है आसमान में, तो हम लोग क्या करते हैं? एकदम चांद को देखते हैं। क्लियर? अपने महबूबा को याद करते हैं, शायरी लिखते हैं। क्लियर? तुम चांद सी होती, तुम्हारा सूरत चांद सा होता। क्लियर? तो हम नज़र भी उसी लोग से मिला पाते हैं जिससे हम क्या करें? जिसमें क्या हो? गर्मी नहीं हो, उष्मा नहीं हो। क्लियर? लेकिन सूरज से हम नज़र नहीं मिला सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ये असीमित ऊर्जा का सोर्स है। क्लियर? ये असीमित ऊर्जा का स्रोत है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है। क्लियर? अब इससे जब प्रकाश की किरणें आ रही होती है तो इसमें बहुत सारे प्रकाश की किरणें
पराबैंगनी किरणें होती है जो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको सह नहीं सकते हैं। तो वो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती है वो मानव के लिए, पेड़ पौधा पशु के लिए भी क्या करता है, नुकसान वाला होता है। क्लियर? तो उस नुकसान से बचाने के लिए देखो, मेरा प्रकृति का जो संरचना है, हमारा जो वातावरण, ये जो प्रकृति बना है कितना खूबसूरत है। एक कवच तैयार कर दिया है, उनको पता था कि सूर्य से बहुत पराबैंगनी किरणें आएगी और वो पराबैंगनी किरणें को मानव जीव जंतु जो है वो सह नहीं सकता है। क्लियर? इसीलिए धरती से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर में क्या कर दिया, एक लेयर बना दिया। जिस तरह से हम छत में सीलिंग लगाते हैं, लेयर लगा देते हैं ताकि बारिश का पानी नीचे नहीं आवे, उसी तरह यहाँ एक ओजोन का क्या लगा दिया गया है, एक लेयर लगा दिया गया है, एक परत है। और ये परत क्या करता है, इससे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होगी, क्या कौन सी किरणें बाबू, पराबैंगनी किरणें, इससे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होगी, क्लियर, तो इस पराबैंगनी किरणें को क्या करता है, ओजोन लेयर अवशोषित कर लेता है। ये ओजोन परत क्या करता है, ये ओजोन परत क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, ये ओजोन परत क्या करता है बाबू, अवशोषित कर लेता है। क्लियर? अवशोषित करता है। क्लियर? तो यही याद रखना है, यही क्या करना है, याद रखना है कि सूर्य प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें, क्लियर, उस पराबैंगनी किरणें को ओजोन जो परत होती है वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, फिल्टर कर लेती है। क्योंकि इसमें से बहुत सारा किरणें निकल रही होगी, बहुत सारा अलग अलग ऊर्जा वाला किरणें निकल रही होगी, तो जो आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाए, जो अर्थ पे पादप पेड़ पौधा को, जीव जंतु को, मानव को नुकसान नहीं पहुंचाए, उसको क्या करती है, आने देती है। वो आसानी से क्या होता है, धरती पे आ जाता है। क्लियर? लेकिन जो सूर्य से निकलने वाली किरणें बहुत खतरनाक हो, डेंजरस हो, काफी एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक का मतलब उसमें भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा हो, क्लियर, तो उस किरणें को क्या करती है, ये ओजोन परत अवशोषित करके आदमी की रक्षा करती है, जीव जंतु को क्या करती है, रक्षा करती है। अगर जो वो किरण आ जाए तो फिर हमारे स्किन से रिलेटेड बीमारी हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, क्लियर, इचिंग जैसे फील होने लगेगा। तो ये तमाम चीज़ को बचाने का जो काम है ये कौन करता है, ओजोन परत। तो आप सोचो कि हमारा प्रकृति का जो ये संरचना है कितना अद्भुत है। क्लियर? ओजोन परत है जो क्या करता है, हमको सुरक्षित रखता है। क्लियर? लेकिन आधुनिक मानव जो है अपनी लालसाओं को, अपने विलासपूर्ण कंफर्टेबल वाला जिंदगी को, लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए क्या करता है, प्रकृति को ख्याल करना ही छोड़ देता है। क्लियर? जो कि एक गलत बात है। हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति हम लोग से जुड़ा हुआ है। क्लियर? हम अपने सुख सुविधा के लिए, हम अपने लग्जरियस लाइफ के लिए यदि प्रकृति को भूल जाएंगे, नेचर को भूल जाएंगे, अपने आसपास के वातावरण को भूल जाएंगे, क्लियर, तो एक दिन याद रखना कि जो है प्रकृति हम लोग को मिटा देगा। जिस तरह से अभी अमेरिका में आग लगा हुआ, पूरा जंगल जल रहा है, उतना ज़्यादा अमेरिका सुपर पावर है, पूरा दुनिया में उसका दबदबा है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद जो है एकदम अमेरिका जल रहा है। क्लियर? तो प्रकृति से खिलवाड़ नहीं। क्लियर? इसीलिए हम पहले बच्चा को कहते थे ऑफलाइन क्लास में, जब हम सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते थे, तो बच्चे पढ़ाते अभी भी हैं, तो बच्चा को कहते थे कि हर जन्मदिन पे क्या करो, एक पेड़ पौधा लगाओ, ताकि तुमको याद रहेगा। तुम जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, 20 साल 22 साल का होगा, तो जाएगा उस पेड़ पौधा के पास, उस पेड़ तब तक बड़ा हो जाएगा, उसके पास बैठेगा तो एक अलग सा सुकून मिलेगा। लेकिन अभी आधुनिक जो बच्चा होता है वो भी केक उक लगा के खाने वाला चीज़ को मुंह में लगा देता है। क्लियर? मुंह में लपेट से देता है। ठीक है, सबका अपना अपना जीवन का तरीका है। एज ए टीचर हम तो यही कहेंगे और अपने पे भी यही इम्प्लीमेंट करेंगे कि पेड़ पौधा जो है अपने आसपास की वातावरण को भी ख्याल रखना जरूरी है। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गया होगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। तो ओजोन का आणविक सूत्र ये हो गया, और ओजोन परत क्या है, इसका क्या महत्व है, इंपोर्टेंस क्या, ये सारा चीज़ हम बात करेंगे। अब कभी क्या होता है, एक ओजोन छिद्र नाम सुना होगा। क्या सुना होगा बाबू? एक शब्द जो बहुत प्रचलित है उसका नाम है ओजोन छिद्र। क्या नाम है? एक शब्द ओजोन छिद्र बहुत। अब ये क्या होता है ओजोन होल? ओजोन होल क्या होता है इसको समझते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ कि हम लोग आधुनिक जो आदमी है, हम लोग इतना ज़्यादा लग्जरियस कार यूज कर रहे हैं। अगर जो ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो एसी यूज कर रहे हैं, ठंडा पानी पीना है गर्मी में तो हम लोग फ्रिज यूज कर रहे हैं। क्लियर? फैन, हीटर, इतना सारा परफ्यूम मार रहे हैं, इतना सारा चीज़ को यूज कर रहे हैं, तो उसमें से क्या करता है, बहुत सारा खतरनाक जहरीली गैस निकलता है। क्लियर? जैसे अगर जो हम एसी का बात करें, रेफ्रिजरेटर का बात करें, एसी का बात करें, परफ्यूम का बात करें, तो उसमें से बहुत सारा गैस निकलता है। उसमें से एक जो मुख्य गैस है उसका नाम है CFC। क्या नाम है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो क्या?
क्लोरोफ्लोरो, क्या नाम है, फ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्या नाम है बाबू, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है। अब जो हम एसी रेफ्रिजरेटर हो गया, परफ्यूम हो गया, उससे जो निकलता है वो सीएफसी गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, ये जो है सीएफसी गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरो, मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरो कार्बन क्या होता है, ओजोन परत में से एक ऑक्सीजन को हटा देता है। क्लियर। अब ये कहता है ना कि ओजोन परत कमजोर हो गया, छिद्र हो गया। छिद्र होने का मतलब है कि ओजोन परत जो है, पहले उसका जितना मोटाई था वो मोटाई धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, कमी आते जा रहा है। क्लियर। तो हम अटलांटिका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र दिखा गया है। ओजोन छिद्र का तात्पर्य ये होता है कि ओजोन की परत में क्या हो गई है, कमी हो गई है। हमारे वातावरण में जो बहुत सारा टॉक्सिक गैसेस हैं, जहरीली गैसेस हैं, उस गैसेस की वजह से हमारे ओजोन परत को बहुत नुकसान हो रहा है। क्लियर। तो चलो, उम्मीद है कि ये सारा चीज याद हो गया होगा और याद रखना भी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि। इससे पहले जो हम मशरूम बात किए थे, जिसको हम मशरूम, गोबर छत्ता, तो ये कवक जो होता है ये एक तरह का क्या है, कवक। पिछले क्लास में हम बात किए, अभी थोड़ा देर पहले जो पहला क्वेश्चन अपना था कि गोबर छत्ता में जो पोषण होता है किस तरह का होता है, तो हम वहाँ बताए थे कि गोबर छत्ता एक तरह का क्या होता है, कवक, और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो कवक का बात करें तो इसमें क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो होता है कवक में बाबू नहीं होता है। कवक का एग्जाम्पल तो तुमको पता ही है, पहला क्वेश्चन अपना था गोबर छत्ता। क्या था बाबू, पहला ही क्वेश्चन था अपना गोबर छत्ता, छाता या छत्ता, छत्ता। ठीक है, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता, ये जो पहला ही क्वेश्चन था, गोबर छत्ता भी एक तरह का कवक होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि अब सिंपल सी बात है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसका मतलब कवक जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है। इसका मतलब है कि स्वपोषी तो गलत होगा। स्वपोषी हम आपको बता चुके हैं कि जिसके पास क्लोरोफिल होता है वही अपना क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है, और उसी को बोलते हैं स्वपोषी। तो हरा पेड़ पौधा जो होता है स्वपोषी में आता है, और कवक में तो भाई क्लोरोफिल है ही नहीं। जब क्लोरोफिल है ही नहीं तो अपना क्या करेगा, भोजन नहीं बनाएगा, तो स्वपोषी होगा नहीं, तो ऑटोमेटिक है। अब समभोजी क्या होता है, समभोजी का मतलब क्या होता है कि दो जीव जंतु एक दूसरे पे निर्भर रहे कि पोषण के लिए। क्लियर। दो जीव जंतु क्या रहे, पोषण के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहे। क्लियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समभोजी। क्लियर। लेकिन ये भी नहीं, अपना आंसर क्या हो जाएगा, मृत जीवी। क्या हो जाएगा, मृत जीवी। क्योंकि कवक जो है, कवक ये अपना पोषण के लिए जो होता है मृत, मतलब सरागला मरा हुआ चीज पे क्या करता, निर्भर रहता है, सरागला चीज उज पे, उसी से अपना पोषण ले लेता है। क्लियर। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृत जीवी हो जाएगा। क्लियर। इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब देखो, पारिस्थितिक तंत्र में बात करें ऊर्जा का प्रवाह तो कैसे होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय होता है, एक देशीय होता है, द्विविदेशीय होता है। देखो भाई, द्विविदेशीय तो नहीं होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र में हम बताए थे 4 गो मुख्य रूप से क्या होता है, पोषी स्तर होता है। सबसे पहले होता है पेड़ पौधा। क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। मान लो ये अपना है पेड़ पौधा। ठीक है, ये क्या है, पेड़ पौधा है। अब पेड़ पौधा में क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका मतलब ये क्या है, स्वपोषी है, ये अपना भोजन बनाया। क्लियर। ये क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बना लिया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लियर। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लिया। क्लियर। अब भोजन बना लिया तो अब मान लो एक बकरी आ गई। क्या आ गई, बकरी। बकरी कैसे,
बकरी आ नहीं रहा है बनाने, बस तुमको याद रखना है, ठीक है, कि ये बकरी आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बकरी। अब मान लो कि पेड़ पौधा जब भोजन बना लिया तो ये बकरी जो है, ये जो है अपना, ये इससे क्या कर लेगा, पोषण प्राप्त कर लेगा। ये जो बकरी है, ये बकरी, क्लियर, ये बकरी क्या कर लेगा, पेड़ पौधा से पोषण प्राप्त कर लेगा। ये क्या कर लेगा, ये पोषण ले लेगा, किससे, इससे ले लेगा, क्लियर। अब मान लो इस बकरी को मान लो कोई खा लिया, कौन, मान लो खा लिया कौन, आदमी खा लिया, कौन खा लिया, आदमी, ठीक है। अब ये बकरी को कौन खा लिया, बकरी से पोषण मिल गया किसको, ये मिल गया आदमी को, क्लियर, पोषण। अब देखो कैसे प्रवाह कर रहा है, पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा कैसे प्रवाह कर रहा है, इस तरह से दिखा रहे हैं। ऊर्जा देखो, पहले इसमें था, फिर इससे किसमें गया, इससे गया, फिर इससे इसमें गया, फिर इससे और कहीं जाते रहेगा। आदमी को शेर खा गया तो ये इस तरह से एक दिशा में क्या करेगा, फ्लो होते रहेगा, क्लियर। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक देशीय होता है। क्या होता है बाबू, एक देशीय, क्लियर। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो क्या होता है, एक दिशा, यूनिडायरेक्शनल होता है, क्लियर। अब सवाल उठता है कि पारिस्थितिक तंत्र में कितना ऊर्जा प्रवाह करेगा एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक। ये अगर जो एक कोशीय स्तर है, क्लियर, तो इससे इसको कितना ऊर्जा मिलेगा, मतलब बकरी को कितना ऊर्जा मिलेगा और बकरी से आदमी को कितना मिलेगा। तो यदि हम मान ले ये है अपना पेड़, क्या है, पेड़, ये प्लांट है, क्लियर। अब ये प्लांट को जो है बाबू कौन खाया, ये प्लांट से ऊर्जा जो है, मान लो ये प्लांट खाने से, ये प्लांट को, अब मान लो ये प्लांट को खा लिया बकरी, कौन खाया, बकरी, कौन खाया, तो ये प्लांट को खा लिया बकरी। तो सिंपल सी बात है, पेड़ पौधा में स्वपोषी होता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बना लिया होगा, क्लियर। तो पेड़ पौधा के द्वारा बनाया गया भोजन, कुछ पेड़ पौधा इस्तेमाल किया होगा, कुछ, अब भाई पेड़ पौधा भोजन रखने के लिए तो नहीं बनाया होगा भाई, उसको जरूरत होगा तो कुछ भोजन क्या किया गया होगा, इस्तेमाल किया होगा वृद्धि विकास के लिए। लेकिन कुछ, अब सब तो नहीं खा लेगा ना, हमारे भी सबके घर में अगर जो खाना बनता है तो एक के बेर में नहीं सफा करके एकदम गर्दा छोड़ा खा लेते हैं, तो कुछ बच भी जाता है, कुछ रखे भी रहते हैं, क्लियर। तो पेड़ पौधा अपना बनाया गया सारा भोजन एक बेर में नहीं खत्म कर देता है, नहीं खा लेता है, क्लियर, नहीं उपयोग करता है, क्लियर। तो पेड़ पौधा कुछ जो होता है अपने द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है उसको बचा के रखता है, क्लियर, उसको स्टोर करके रखता है। अब मान लो कि बकरी अगर जो पेड़ पौधा को खाया तो पेड़ पौधा का जो ऊर्जा होगा वो किस में आ जाएगा, बकरी में आएगा, क्लियर। अब बकरी को हम खाए, अब बकरी को मान लो आदमी खा लिया तो बकरी से कुछ ऊर्जा आदमी में भी आएगा कि नहीं। जैसे हम लोग मटन खाते हैं, हम तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते मटन चिकन में, लेकिन जो लोग भी खाता है मटन उटन खाता है तो एकदम कितना मस्त रहता, लगता है ओ बहुत कुछ खा लिए। तो कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा को जो अपना भोजन बनाया तो उसमें जो एनर्जी सिंचित होगा, जो जमा एनर्जी होगा, तो बकरी खाया पेड़ पौधा को तो बकरी में आ जाएगा, बकरी को आदमी खाएगा तो आदमी में भी ऊर्जा आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि कितना आएगा, कितना ऊर्जा आएगा, कितना ऊर्जा का प्रवाह होगा, मतलब एक स्तर से, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा, कितना ऊर्जा का कितना मात्रा क्या करेगा, प्रवाह करेगा, क्लियर। तो एक 10% रूल है, कौन सा रूल, 10% नियम, ये याद रखना है। ये नियम क्या है, 10% रूल, इसको बोलते हैं 10% रूल। क्या बोलते हैं, 10% रूल, क्या बोलते हैं बाबू, 10% रूल, मतलब 10%। तो कहने का मतलब है कि ये 10% जो रूल है ना, ये 10% रूल, इसका मतलब है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का मात्र 10% मात्रा ही क्या करता है, प्रवाह करता है। क्या करता है, अगर जो हम यहाँ लिखे तो एक पोषी स्तर से क्या, क्या लिखे हैं बाबू कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का मात्र, ऊर्जा का मतलब कुल ऊर्जा का कितना बाबू, कुल ऊर्जा का, यहाँ कुल लगा देते हैं बाबू, मतलब टोटल पोषी स्तर में, ठीक है बाबू,
पोषी स्तर में कुल ऊर्जा का कितना, कुल ऊर्जा का मात्र 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीबीएसई में तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखना है कि 10% नियम क्या कहता है। ये 10% जो नियम है, 10% नियम, 10% रूल, 10% नियम, ये क्या कहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा मतलब रोबोटिक साइंस वाला चीज़ नहीं है। बस एक बात याद रखना है कि 10% रूल अपना ये कहता है कि एक स्तर से ऊर्जा दूसरे स्तर में जो आएगा मात्र 10% ही जाएगा। कितना, 10% ही। क्लियर, मतलब ऐसे समझो कि मेरे पास अगर जो है 6000 जूल ऊर्जा है, कितना, 6000, ठीक है, इतना ऊर्जा है, कितना है, 6000। कैलोरी भी बोल सकते हो, क्या, कैलोरी भी बोल लो, कैलोरी, 6000 कैलोरी मेरे पास ऊर्जा है। क्लियर, ठीक। अब हमको खा लिया बाघ, कौन खा लिया, बाघ, ठीक, बाघ खा लिया, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि हमको खाने से, जिसके पास 6000 कैलोरी ऊर्जा है, क्लियर, कैलोरी ऊर्जा को मापते हैं कैलोरी में, तो हमारे पास 6000 कैलोरी क्या है, ऊर्जा है एकदम। अब हमको खा लिया बाघ, तो सवाल उठता है कि बाघ में कितना ऊर्जा गया होगा मेरा, तो बाघ में गया होगा 10% ऊर्जा। कितना गया होगा बाबू, 10%। 6000 का कर लो 10%, 6000 का 10% कर लेगा, 0 0 0 कैंसिल, तो कितना आ गया बाबू, 600 आ गया, 600 कैलोरी। तो बाघ में कितना ऊर्जा गया होगा, 600 कैलोरी। क्लियर, यही कहता है 10% रूल। 10% रूल क्या है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कितना, मात्र 10%। कितना, 10%। क्लियर, एग्जाम्पल के लिए अगर जो एक आदमी के पास 6000 कैलोरी ऊर्जा है, कितना, 6000 कैलोरी, उसको एक बाघ खा लिया। क्लियर, तो सवाल उठता है कि बाघ में कितना ऊर्जा गया होगा, तो बाघ में 6000 का 10% गया होगा, मतलब कितना, 600 कैलोरी। क्लियर, यही है 10% रूल। तो फिर से समझते हैं, अपना क्या कर रहा था कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो याद रखना है कि एक देशीय होता है। जैसे हम बोले कि पेड़ पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। अब पेड़ पौधा द्वारा बनाया गया जो पूरा भोजन होता है वो सारा एक साथ ये उपयोग नहीं कर लेता है, ठीक है, कुछ ऊर्जा का उपयोग करता है अपने विकास में, अपने वृद्धि में, इसके अलावे कुछ ऊर्जा को बचा के रखता है, ठीक है। अब मान लो ये पेड़ पौधा को बकरी खाया, इसका पत्ता उत्ता को बकरी खा लिया, तो सवाल उठता है कि पेड़ पौधा को खाने से बकरी के पास कितना ऊर्जा आया होगा, तो जितना पेड़ पौधा के पास ऊर्जा होगा उसका 10%। कितना, 10%। चलो, तो मान लिया बकरी में 10, अब बकरी को मान लो कोई आदमी खा लिया तो आदमी में कितना आएगा, तो बकरी के पास जितना होगा उसका 10। आप समझते एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लो इसके पास है अपना कितना, 1000 कैलोरी। कितना है बाबू, समझ लेते हैं कि ये जो पेड़ पौधा है इसके पास कितना है, 1000 कैलोरी। क्लियर, अब बकरी खाया तो कितना, बकरी में कितना आएगा, तो 1000 का 10%। कितना, 1000 का 10% देख लो कैसे होगा, तो 1000 डाल दो, इधर 10 डाल दो। क्लियर, 0 0 0 0, तो कितना आ गया, 100। इसके बकरी के पास कितना आ जाएगा, 100 कैलोरी। क्लियर, और आदमी खाया, ये आदमी खा लिया तो इसका 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। 100 का 10 कितना हो गया, 10 कैलोरी। तो आदमी को कितना मिल जाएगा, 10 कैलोरी। आई होप समझ आ गया होगा। क्लियर, तो ये तमाम चीज को याद रखना है। अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहता है मानव हृदय में कितने कोष्टक पाए जाते हैं। कोष्टक का मतलब होता है चैम्बर, क्लास की। जो मानव का हृदय होता है, मानव का जो दिल होता है, हार्ट होता है, हार्ट, तो मानव के जो हृदय होता है उसमें कोष्टक मतलब कितना चैम्बर पाया जाता है। चैम्बर एक्चुअल में क्या होता है कि जो ब्लड उलट जहाँ रहता है, जहाँ ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकाल करके वो उसको ऑक्सीजन युक्त ब्लड किया जाता है। तो अमूमन हमारे हृदय में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का जो सफाई का क्रियाकलाप होता है, तो वो कितने रूम में होता है, तो हमारे जो हृदय होता है, मानव हृदय में 4 गो रूम होता है। 4 रूम मतलब 4 कोष्टक, चैम्बर इसको बोलते हैं। और चैम्बर को हम अमूमन क्या बोल लेते हैं, रूम, ठीक है। जैसे किसी बड़ा बड़ा लॉयर का चैम्बर होता है, ठीक है। तो
4 कोष्टक, मतलब मानव में कितना होता है, 4 कोष्टक होता है। तो ये भी याद रखना है कि अमूमन जो होता है, मेमल्स जो होता है, मेमल मतलब स्तनधारी जीव जंतु जो होता है, अमूमन मतलब अधिकतर उसमें 4 ही कोष्टक पाया जाता है, ये याद रखना है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपना है उसको 31, उसका क्या नाम है, अगर जो हम बात करें इस क्वेश्चन के बोर्ड, कहता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता है। तो यही कहता है कि आदमी का समानता किससे ज़्यादा है। ये तो गांव देहात में भी सुना होगा, बात भी लोग करता है कि हम लोग बंदर से, चिंपैंजी से ही हैं, हम पहले लोग 2 पैर पे चलते थे फिर 4 पैर पे चलने लगे। तो आदमी जो होता है ना, वो लगभग चिंपैंजी से मैच करता है। किससे, चिंपैंजी से। क्लियर, चलो बाबू। अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं, चिंपैंजी। क्लियर, अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर। क्या चलते हैं, 32 नंबर, ठीक है। 32 नंबर है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है, कहता है कि दूध से दही बनना तो सबको पता होगा कि जब दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। क्या होता है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, दही बनता है। दूध से दही जो बनता है वो बैक्टीरिया के कारण बनता है, और उस बैक्टीरिया का काम क्या है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्लियर। तो दूध से दही बनना, क्या दूध से, ये दूध से जो दही बनने में जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का नाम क्या है बाबू, उस अभिक्रिया का नाम है किण्वन। क्या नाम है बाबू, किण्वन। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या किण्वन होता क्या है, किण्वन में होता है कि बहुत बड़ा कंपाउंड, क्लियर, जटिल कंपाउंड को या जटिल यौगिक को, ठीक है, जटिल बहुत बड़ा यौगिक को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा बना देना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन। क्लियर। किण्वन का मतलब ज्यादा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही यही होता है तोड़ना, टुकड़ा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब, ये किण्वन से अच्छा है कि इसको ध्यान रखो, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ा, टुकड़ा या टूटना, ठीक है, टुकड़ा या टूटना, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन या किण्वन का मतलब होता है कि ये कोई बड़ा यौगिक होगा। मान लो यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है, क्या है, पत्थर। अब इसको क्या कर दिए, मार मार के तोड़ ताड़ दिए। जब इसको तोड़ उड़ देंगे तो इसको तोड़ने के बाद इसको मान लो हथौड़ा से क्या कर दिए, पीटे, तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद टुकड़ा टुकड़ा क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, किण्वन। इसी को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन या किण्वन। क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन या किण्वन। क्लियर, समझ आ रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन या किण्वन का मतलब यही होता है कि ये कोई जटिल कंपाउंड को, जटिल यौगिक को, जटिल वस्तु को या जटिल यौगिक को तोड़ तोड़ करके छोटा में क्या कर देना, छोटा पार्ट में, छोटा कण में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, किण्वन। तो दूध से दही जो बनता है वो किस मेथड से बनता है, किण्वन के मेथड से। किस मेथड से, किण्वन प्रोसेस से बनता है। क्लियर। अब दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। क्लियर। दही को जमाने में कौन सी बैक्टीरिया मदद करता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब ये कोई क्वेश्चन है, पहला वीडियो में हम बताए थे, और बताए नहीं थे, डिटेल में बताए थे, क्या, विस्तृत। इस क्वेश्चन को अपने पहला वीडियो में विस्तृत तरीका से बताए थे, विस्तृत। अपसारी लेंस किसको बोलेंगे। अब देखो यहां अगर जो हम बात करें तो हम हमेशा बोलते हैं कि जो दर्पण होता है वो उल्टा होता है किसका, लेंस का। बहुत बढ़िया। दर्पण में जो था अभिसारी हम बोलते थे, अभी हम देखो दर्पण में सीखो, ये है दर्पण। क्या है, दर्पण, ठीक। अभिसारी जो बोलते थे दर्पण में, वो हम बोलते थे किसको, अवतल दर्पण को। किसको, अवतल दर्पण, ठीक है। अपसारी किसको बोलते थे, तो अपसारी अपना बोलते थे बाबू उत्तल दर्पण को। किसको, उत्तल दर्पण को। ये बात समझ आया, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो ये समझ आ गया तो लेंस आसानी समझ आएगा। अब लेंस देखो,
ये है अपना लेंस, ठीक। तो इस लेंस में जो अभिसारी होगा, क्या होगा बाबू? अभिसारी। दर्पण का उल्टा, यहां अभिसारी है अवतल, तो यहां उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तल, तो यहां हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा बाबू? उत्तल लेंस, ठीक। अपसारी का बात करें, क्या बात करें? अपसारी का बात करें तो ये क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्लियर? तो आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे चले, तो अपसारी लेंस अपना किसको बोलेंगे बाबू? अपसारी अपना बोल लेते हैं किसको? अवतल को। कहीं है अवतल? तो ये हो गया अवतल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 34, उसमें है कि दृश्य प्रकाश, वही विजिबल रे, सूर्य का जो लाइट होता है, कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ये भी हम अपने पहला वीडियो में और पिछला दोनों वीडियो में हम लगातार इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तरंगदैर्घ्य, क्लियर? प्रकाश जो है एक ऊर्जा का कण के साथ साथ जो है ये तरंगदैर्घ्य, मतलब ये एक तरंग भी है। क्लियर? तो प्रकाश में डबल नेचर होता है, ड्यूल नेचर थ्योरी। क्लियर? तो प्रकाश में दो गुण होता है, एक कण का भी होता है, ये एक पार्टिकल भी है, एक ऊर्जा का क्या है? छोटा छोटा बंडल है। क्लियर? इसके अलावे प्रकाश जो है एक तरंग भी है। क्लियर? तो तरंग का जो लंबाई होगा उसी को हम बोलेंगे तरंगदैर्घ्य, है कि नहीं? तो चलो वैसे अमूमन समझ लेना है कि प्रकाश का जो दूरी होता है, एक तरंग के द्वारा जो तय की गई दूरी होगा वही क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य। तो अमूमन ज़्यादा नहीं बुद्धि लगाना है कि तरंगदैर्घ्य क्या होता है, एक तरह का दूरी है। क्लियर? तो कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा? किस कलर का प्रकाश हम बताए थे को जो दृश्य प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, ये 7 वर्णों का मिश्रण है। श्वेत दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश या श्वेत प्रकाश, ये जो अपना श्वेत प्रकाश है बाबू, क्या श्वेत प्रकाश? क्लियर? ये 7 रंगों का, कितना? 7 रंगों का ही मिश्रण है। 7 रंगों का क्या है बाबू? 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंगों का क्या है? ये 7 रंगों का मिश्रण है। मतलब कि श्वेत प्रकाश या दृश्य प्रकाश 7 रंग से मिलके बना हुआ है। क्लियर? और ये 7 रंग हम भी बताए भी थे। क्लियर? चलो, उसमें हम बताए थे VIB GYOR। क्लियर? विबग्योर, मतलब V से वायलेट हो गया, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। क्लियर? तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा, क्लियर, हम बताए थे 20 से वायलेट हो गया बैगनी, इसको बोलते हैं। ये अपना हो गया बैगनी, ठीक है। ये हो गया अपना आसमानी, इंडिगो मतलब बाबू आसमानी, ठीक है। ब्लू का मतलब बाबू नीला, सबको पता है, नीले नीले अंबर, ठीक है। ये ग्रीन हो गया, ग्रीन मतलब बाबू हरा, ग्रीन मतलब हरा। ये वाई मतलब येलो, मतलब बाबू पीला, ठीक है। ओ मतलब ऑरेंज, मतलब नारंगी। कौन सा कलर बाबू? नारंगी, ठीक है। आर से मतलब लाल, रेड, ठीक है। तो अपना पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होगा? तो हम बताए थे आपको, याद करो वो वक्त, जिस वक्त में हम तुमको बताए थे कि ये जो लाल रंग है, कौन सा बाबू? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो यहाँ कौन सा रंग बाबू? ये हो जाएगा लाल। कौन सा? लाल। क्लियर? अब कभी पूछ दे कि आवृत्ति किसका ज्यादा होगा, क्वेश्चन पूछ दे आवृत्ति, क्या पूछे कि किस रंग का आवृत्ति अधिकतम होगा? अधिकतम होता है। तो बाबू हम इसको साथे साथ निपटा लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ तरंगदैर्घ्य पूछ दिया तो आवृत्ति भी पूछ ही सकता है। अब तरंगदैर्घ्य करके चल जाएंगे, क्वेश्चन तरंगदैर्घ्य के जगह आ जाएगा आवृत्ति, तो कहेगा गुरुदेव तो बतेबे नहीं किए। तो इसलिए समझ लो आवृत्ति क्या है। तो एक बात याद रखना है, पूछो क्या? तो बस याद ये रखना है कि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, क्या तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति जो होता है ना, ब्रेकअप के बाद जैसे कपल एक दूसरे के लिए हो जाता है, वैसे ये है, मतलब उल्टा संबंध। मोहब्बत में पड़ा हुआ जो आशिक होता है, क्लियर,
एकदम बढ़िया से बात करता है, सब कुछ, खाना खाया नहीं खाया, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ बात करता है। लेकिन जैसे ये ब्रेकअप हो जाए तो जो कल जॉन जॉन कहता था वो आज अनजॉन हो गया। क्लियर? तो ब्रेकअप के बाद क्या होता है, जो कल जॉन जॉन कहता था वो आज अनजॉन हो गया। मतलब जो तुमसे प्यार से बात करता था वो तुमसे रूडली बिहेव करेगा। कौन हो तुम, हम तुमको नहीं जानते हैं। क्लियर? तो दोनों में अपोजिट संबंध होता है, विपरीत। तरंगधैर्य और आवृत्ति में होता है विपरीत संबंध। तो हम क्या लिख ले यहाँ से, हम एक अगर जो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे बाबू। अब कॉन्सेप्ट को हिंदी मत पूछ लेना कि क्या होता है, समझ गया? कॉन्सेप्ट को हिंदी मतलब अवधारणा। तो तरंगधैर्य क्या है ये बाबू? ये जो अपना तरंगधैर्य है, क्या है बाबू? तरंगधैर्य ये जो है ना अनुक्रमणपाती होता है। क्या होता है सोना बाबू? ये अनुक्रमपाती होता है किसका? आवृत्ति का। किसका बाबू? आवृत्ति का। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ज़्यादा बुद्धि तो लगाना ही नहीं है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। बस इतना बुद्धि लगा लेना है कि ये तरंगधैर्य जो होता है अनुक्रमणपाती होता है आवृत्ति का। अब बहुत लोग नहीं समझ रहा होगा कि अनुक्रमणपाती क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुक्रमणपाती का मतलब होता है कि अगर जो एक चीज बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है ऑटोमेटिकली। ऐसे समझो, कैसे समझो? तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज है। क्या है कि बेहतरीन चीज ऐसे है कि जैसे जियो और एयरटेल अपना रिचार्ज का पैक दिया बढ़ा। मतलब जो रिचार्ज हम कराते थे 199 में या 139 में, एकाएक रिचार्ज का पैक बढ़ गया सब्सक्रिप्शन का, तो लोग क्या हो गया कि जियो का यूजर कम होने लगा। मतलब जियो अपना रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया तो जियो का जो यूजर था, जो उपयोग करता था, वो धीरे धीरे जियो को छोड़ करके वोडा का सिम या किसी दूसरे सिम को अपनाने लगा। खैर ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है तो नहीं समझ आएगा। ऐसे समझ लो कि आज अभी देखो भारत में चाहे जो है ना एकदम मतलब क्या बताएं, आम चीज़ है। क्या आम चीज़? पहले जो था, पहले गांव में ना आज से 20 साल पहले शरबत आम चीज़ था। कोई भी लोग आता था, कोई भी मेहमान या गेस्ट उस्ट आता था कुटुंब, तो कहता था बड़ा लोग, पानी ले आओ ठंडा, 4 बेर चला के कॉल को लाना। अब उस समय तो भाई फ्रिज उरीज था नहीं जो पानी ठंडा होता, तो खूब को चापाकल को चला चला करके ठंडा पानी निकालते थे और चीनी को मिला करके गर्दा छोड़ा करके शरबत बना दिया जाता था और उसमें नींबू उमो डाल करके एकदम मस्त शरबत बना करके गेस्ट को दिया जाता था। लीजिए पीऊ, भी पी करके तृप्त हो जाता था। क्लियर? तो अभी के समय में हम लोग चाय खूब पीते हैं। थोड़ा मूड डिस्टर्ब हुआ चाय, खुशी आ गया चाय, गम हुआ चाय, किसी से मिलने जाना है चाय, चाय पे चर्चा करेंगे, डिबेट डिस्कशन, पूरा दुनिया घूम लेते हैं चाय पी करके। क्लियर? तो अगर मान लो कि दिन में अगर जो 20 बेर चाय पी रहे हैं, चाहे आप मान लो चीनी का दाम हो गया 500 रुपये किलो, तो हम 20 बेर पिएंगे? नहीं। पीने जितना टाइम पीते हैं, जितना बार पीते हैं, वो क्या करेंगे? घटा देंगे। पहले 20 बेर पी रहे थे, अब 10 बेर पिएंगे, हो सकता है 5 बेर पिएंगे। तो चीनी का दाम बढ़ा तो चाय पीने का दर क्या हो गया? कम हो गया। तो एक बढ़ा तो दूसरा घट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तरंगधैर्य अगर जो किसी का ज्यादा होगा तो उसका आवृत्ति कम होगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि अगर जो तरंगधैर्य, ये जो अपना है तरंगधैर्य, ये अगर जो बाबू, ये जो है अगर जो तरंगधैर्य अगर जो ज्यादा होगा, तरंगधैर्य अगर जो ज्यादा होगा तो उस रंग का आवृत्ति कम होगा। उस रंग का आवृत्ति, तीर के निशान नीचे मतलब कम, घटेगा। तीर के निशान ऊपर मतलब बढ़ रहा है। क्लियर? तो यहाँ देखो, हम अभी देखिए कि ये जो लाल रंग है, कौन सा बाबू? लाल। बहुत खतरनाक रंग है जी, लाल रंग। इसीलिए हम लाल को लाल कलर से नहीं लिखे। लाल रंग का अभी बताए हैं तरंगधैर्य क्या है। लाल रंग का तरंगधैर्य ज्यादा है तो इस लाल का आवृत्ति क्या होगा? तुम बताओ, लाल रंग का ये आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति हो जाएगा कम। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो यहां से समझ आ गया कि अगर जो आवृत्ति पूछेगा किसका अधिक है, तो अधिक किसका है? अधिक हो जाएगा इसका। बैगनी का आवृत्ति क्या होगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर? लाल का आवृत्ति सबसे कम आवृत्ति किसका? लाल का। लाल का आवृत्ति सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका? इसका। क्लियर? बैगनी का। क्लियर? तो ये भी चीज याद रखना है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर?
अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अब प्रतिरोध का मतलब क्या है कि हमारे घर में जो बॉल पंखा बिजली एसी कूलर फ्रिज यही प्रतिरोध है। क्या है? हमारे परिपथ में, हमारे सर्किट में, हमारे घर में जो लगा हुआ पंखा है, बॉल है, बिजली है, फ्रिज है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, हेयर है, ड्रायर है, हीटर है, जो भी चीज़ है वही एक तरह का प्रतिरोधक होता है, वही एक तरह का प्रतिरोध होता है। तो कहता है कि प्रतिरोध का मान को बढ़ाना हो तो कैसे जोड़ेंगे। अब याद करो वो वक्त जब तुम लोग पढ़ा होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि हम प्रतिरोध को दो तरीके से जोड़ सकते हैं। जोड़ने का पहला तरीका है, मान लो ये एक प्रतिरोध हो गया, ये मान लो 2 हो गया, ये प्रतिरोध 3 हो गया। क्लियर? अब इसका नाम मान लो कि प्रतिरोध दे दिए R1। क्या हो गया? प्रतिरोध R1। ये हो गया प्रतिरोध R2। ये हो गया प्रतिरोध R3। क्या हो गया? प्रतिरोध R3। अब इसको जोड़ने का दो तरीका है। कितना? 2। पहला है कि इसको हम क्या कर दे, श्रेणी क्रम में जोड़ दे। पहला जोड़ने का तरीका है कि हम क्या करें, पहला जोड़ने का तरीका है कि इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दे। क्या करें? श्रेणी क्रम। क्लियर? क्रम में जोड़े, जिसको हम बोलते हैं सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज में जोड़ दो। दूसरा है कि समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। क्लियर? पैरेलल। क्लियर? तो दो तरीका से हम प्रतिरोध को अपने घर में जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी में, दूसरा समांतर में। लेकिन घर में हम जो है श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। हम जोड़ अपने परिपथ में दो तरीका से प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। क्लियर? लेकिन घर में जोड़ते कौन तरीका से? जोड़ते हम समांतर क्रम में। किस क्रम में? हमारे घर में जो प्रतिरोध, क्लियर, लगा होता है, जो पंखा बॉल बिजली जो होता है, किस क्रम में जुड़ा होगा? तो ये समांतर क्रम में जुड़ा होगा। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि समांतर क्रम कैसा होगा। क्लियर? अब देखो इस सब का, ये मान लो ये और ये हो गया प्रथम छोर और ये हो गया अंतिम छोर। ये क्या हो गया? प्रथम छोर। ये अपना क्या है? ये है प्रथम छोर। ये क्या है बाबू? इसका बात करें तो ये हो गया प्रथम छोर और ये हो गया अंतिम छोर। क्या हो गया? अंतिम छोर। इसी तरह इस प्रतिरोध का ये हो जाएगा प्रथम और ये हो जाएगा अंतिम। इसका भी ये हो जाएगा प्रथम और ये हो जाएगा अंतिम। क्लियर? तो जब हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो एक प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर से जोड़ा जाएगा और दूसरा प्रतिरोध का अंतिम और तीसरा का पहले से। समझो इसे, ये है तो इसको ऐसे कर लो। अब इससे इसको जोड़ दो। जोड़ दिए, यहाँ से जोड़ दो। अब इससे चलो, ठीक है। अब इसको इससे जोड़ दो, ये दोनों को मिला दो। क्लियर? मिला देंगे तो यहाँ चलो, तो देखो 3 हो गया। तो इस तरह के हमको, इस तरह जब जोड़ देंगे, इस तरह जब हम परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो ये अपना क्या हो गया बाबू? ये अपना हो गया नुन्नू श्रेणी क्रम। क्या हो गया? श्रेणी क्रम। ये अपना हो गया श्रेणी क्रम। क्लियर? अब सवाल उठता है समांतर क्रम में कैसे जोड़े। तो देखो ऐसे समांतर क्रम, समांतर क्रम में अगर जो जोड़ना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये अपना परिपथ है, एक ऊपर ले जाओ ऐसे। क्लियर? एक इधर ले जाओ, इधर बढ़ाओ। क्लियर? अब देखो समझना क्या है कि ये जो समांतर क्रम है सारा प्रतिरोध का एक छोर एक बिंदु पे होगा। सारा प्रतिरोध का जो ये प्रथम छोर होगा वो एक बिंदु पे होगा और लास्ट वाला जो होगा वो एक बिंदु पर होगा। क्लियर? प्रथम छोर सारा प्रतिरोध का पहला छोर एक बिंदु पे, अंत वाला छोर एक बिंदु पे, इस तरह से जुड़ा रहता है। तो इसको हम क्या बोल लेते हैं? ये मान लो R1 R2, ये हो गया R3। क्लियर? तो ये हो गया अपना समांतर क्रम। सवाल क्या था? सवाल था कि कैसे जोड़े कि प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो
सबको पता है कि श्रेणी कर्म में जोड़ा जो गया है, श्रेणी कर्म में जो जोड़ा गया है, इसके लिए तुमको अगर जो आर का वैल्यू निकालना है तो ऐसे निकालता है। आर इक्विवेलेंट का बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। श्रेणी कर्म में ऐसे ये निकालते हैं, लेकिन समांतर कर्म में हम क्या निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट का वैल्यू वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे निकालते हैं। आप देखो बाबू, किसी भी नंबर में अगर जो कोई नंबर से भाग देगा तो वो नंबर घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। लेकिन नंबर में नंबर जोड़ेगा तो वो नंबर बढ़ेगा। क्लियर? तो जब देखो ये R1 R2 R3 आपस में जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद नंबर बढ़ जाएगा, मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाबू पार्श्व कर्म। पार्श्व कर्म को ही क्या बोलते हैं? श्रेणी कर्म। क्लियर? चलो यहां तक बात समझ आ गया, आगे चलते हैं। अपन जो क्वेश्चन नंबर है 36 कहता है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? देखो, धन और ऋण सिंपल जो बात है, जितना भी बैटरी उटरी होता है, वोल्ट मीटर एमीटर सब में होता है। इसमें तो होगा, इसमें होगा, इसमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो अपना आंसर क्या हो गया बाबू? तो अपना आंसर जो हो गया वो कुंडली। कुंडली का मतलब क्या होता है? क्वाइल, मतलब तार उड़। तो अपना आंसर हो जाएगा कुंडली। क्या? कुंडली। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। इसमें तो होता है, इसमें अपना इसे जोड़ लेते हैं, ऐसे ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, यहाँ बीच में वोल्ट दे दिए, एक प्लस एक माइनस। क्लियर? अमीटर का बात करें तो अमीटर में भी ऐसे ये होगा, एक इधर एक इधर, यहाँ ए डाल दो, एक प्लस एक माइनस। क्लियर? अब विद्युत सेल के बारे में पता है, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, एक बड़ा वालों को प्लस, छोटा वालों को माइनस हो गया। तो ये 3 में होता है, ये इसमें नहीं होता है। तो ये अपना हो गया कुंडली आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का बात करें, कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगी। तो अब एक बात याद रखना है कि अभिसारी किरण पुंज अगर समतल दर्पण पे परिवर्तित हो रही है, मान लो कि ये अपना है समतल दर्पण, क्या है? समतल दर्पण। अब अभिसारी बोल रही है, क्या बोल रही है? अभिसारी। तो ऐसे आएगी तो ऐसे ये जाएगी, अभिसारी आएगी तो इसी तरह जाएगी। क्लियर? तो याद रखना है कि एक अभिसारी किरण पुंज अगर जो समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, अभिसारी, क्या? अभिसारी। क्लियर? तो परावर्तित कैसे हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अपसारी। क्या हो जाएगी? अपसारी। ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये याद रखना है वेबर। क्या याद रखना है? वेबर। ये हर साल पूछा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक एमीटर के 0 तथा 2A अंकों के बीच में 20 विभाग बांटा गया है। मतलब 0 से लेकर के 2 एम्पियर के बीच में कितना खंड कर दिया गया? 20 खंड कर दिया गया। 20 विभाग बांटा गया, मतलब 20 को खंड कर दिया, 20 टुकड़ा कर दिया गया। क्लियर? तो एमीटर का अल्पतक मान कितना होगा? तो कुछ नहीं, ये 2 में 20 से डिवाइड दे दो, कट गया तो क्या आ जाएगा? 1/10, और इसको सॉल्व करेगा 0.01 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 0.1। क्या होगा? 0. ये गलत था, 1 एम्पियर। क्लियर? ये याद रखना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि कई रेजिस्टेंस, यहां प्रतिरोध होगा बाबू। क्या होगा? प्रतिरोध। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हमेशा कम हो जाएगा, घट जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले प्रत्येक प्रतिरोध नहीं, ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, प्रत्येक पर ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखना है। फार्मूला तो पता है कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, डोटते चले जाओ, प्लस 1/Rn तक। ठीक है, ये याद रखना है। अगला चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कहता है निम्नलिखित में से किसमें रध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो मतलब रध्र का मतलब होता है कि पेड़ पौधा का जो ये पत्ती होती है, ये पत्ती, ये जो पेड़ पौधा में अपना पत्ती होती है। क्लियर?
ये जो पेड़ पौधा में पत्ती होती है ना, तो इसमें छोटा छोटा छिद्र भी होता है। क्या होता है बाबू? छोटा छोटा अपना क्या होता है? छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र, जिसको रद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रद्र। ये जो अपना है ये क्या है? रद्र, जिसको हिंदी में स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो अपना ये पूछ रहा है कि पत्तियों में जो ये स्टोमाटा या रद्र होता है किसके द्वारा घिरा होता है? जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? गार्ड कोशिका। मतलब कि पत्तियों का जो स्टोमाटा होता है वो गार्ड कोशिका के द्वारा घिरा होता है। क्लियर? पत्तियों का छिद्र का रद्र का खुलना और बंद होना किस पे निर्भर करेगा? गार्ड कोशिका के ऊपर। क्लियर? समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब पेड़ पौधा अपने रद्र के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। क्लियर? जल भी जो है वो रद्र के थ्रू ही निकलता है। क्लियर? तो ये रद्र का जो कंट्रोल करता है, रद्र का खुलना और बंद होना किस पे नियंत्रण करता है? गार्ड कोशिका पे। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में मुक्त, श्वसन क्रिया पूछ रहा है। कौन सा क्रिया? जब श्वसन की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? श्वसन की क्रिया, तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब आदमी के अंदर श्वसन की क्रिया होगी, क्लियर, जब हमारा भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने के बाद क्या देगा बाबू? भोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ेगा। हमारा जो भोजन है, क्या है बाबू? भोजन, वो किससे जुड़ेगा? वो अंदर में सेल में ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलेगा यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जल निकलेगा, और इससे क्या निकलेगा? ऊर्जा निकल जाएगा। क्या निकलेगा बाबू? ऊर्जा निकल जाएगा। क्लियर? भोजन का बात करें तो C6H12O6 जो ग्लूकोज होता है यही। क्लियर? याद रखेगा कि हमारा जो ग्लूकोज होता है हमारे सेल में क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर? मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जल और ऊर्जा देता है। तो कौन सा गैस निकल रहा है बाबू? तो अपना क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? अभी तुरंत बताए कि क्या मुक्त होता है। ये तो मुक्त हो गया अपना, ये भी होता है। क्लियर? एनर्जी। तो अपना आंसर हो गया डी। क्या हो गया बाबू? डी आंसर हो गया। क्लियर? चलो अगला चलते हैं। अगला है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है ना वो अर्ध पारगम में है। क्या है? अर्ध पारगम। अर्ध पारगम का मतलब होता है कि वो जो होता है कि कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को, कुछ खास चीज़ों को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए क्या करता है? देता है। और ये जो होता है वो बहुत लचीला होता है, इलास्टिक होता है। क्लियर? मतलब फैट से, बसा उसा से मिल करके ये बना होता है। चलो आगे चलते हैं। आगे यदि चले तो कहता है एटीपी। एटीपी एक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का मुख्य काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऊर्जा को जमा करना। क्लियर? एनर्जी को जमा करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंक भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? एनर्जी बैंक। क्लियर? तो इसका होता है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन थाइमिन फॉस्फेट, ये गलत है। गार्ड कोशिका एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ देखो एडोसिन, ठीक है? तो अपना आंसर ये होगा। क्लियर? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन का बात करें तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? अब स्टार्च की जांच के लिए जो है ना वो आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन सॉल्यूशन। क्लियर? आयोडीन। आगे चलते हैं। आगे जो अपना क्वेश्चन है 47 कहता है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किस कारकों पर निर्भर करती है? तो हमसे क्वेश्चन अमूमन ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है किस किस पे निर्भर करता है? तो प्रकाश के गुण पे निर्भर करता है। प्रकाश के गुण पे निर्भर करता है। क्लियर? तो लाल रंग में प्रकाश का जो होता है सबसे ज्यादा लाल, ठीक है, पीला और नीला। क्लियर? ये लाल, पीला, नीला में ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, बाकी में नहीं होता है। सब क्लियर? चलो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पे ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ लाइट बोथ है एंड बी। ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है कहता है CaOCl2 का प्रचलित नाम ये बताए थे, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम
ऑक्सी, ये हिंदी इंग्लिश सेम ही होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका प्रचलित नाम के यहाँ लिखा हुआ कैल्शियम, किधर गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कहता है आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक का यदि हम बात करें तो ये वाला आ गया, पोटासियम आयोडाइड। क्लियर? आयोडीन युक्त जो होता है बहुत ज़रूरी होता है आदमी के लिए, क्योंकि हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड होता है और उस थायरॉयड जो ग्रंथि होता है, थायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन में, थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव में आयोडीन का बहुत योगदान होता है। आयोडीन युक्त नमक का बहुत योगदान होता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होगा कि हमारे अंदर जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन अच्छे से होगा, और वो क्या करेगा, हमारा बीपी ऊपी का कंट्रोल करेगा। क्लियर? अगर जो आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो यहाँ जो थायरॉयड होता है, थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्रंथि, उसमें स्वेलिंग होने लगता है, वो फूलने लगता है और एक बीमारी हो जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे घेघा या ग्वाइटर रोग। क्लियर? आगे चलते हैं, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और टीन, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? उसका नाम हो जाएगा ब्रोंज। क्या हो जाएगा? कासा। क्लियर? कासा में काटा टी। क्लियर? तो चलो ये भी याद रखना है, तो ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है बना के लाना है, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना और आप अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।